ओके स्टूडेंट्स, हमने इस बुक के चैप्टर्स देखे। तो अब हम इस बुक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इन कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू करना ज़रूरी है इस बुक को स्टडी करने से पहले। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपने पहले पढ़ी होंगी और उसको दोबारा से रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो हमने पिछले जो फर्स्ट ईयर के जो बुक थी उसके अंदर हमने उसमें हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया था। उसमें जो टॉपिक्स थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, और ये जो बुक है इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी कि असबाती माशियात। और ये क्या होती है असबाती माशियात? ये होती है जिसमें हम इकोनॉमिक्स के जो कवानीन हैं, जो असूल हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। मतलब इसके अंदर हम कोई सजेशंस नहीं देते कुछ, लेकिन इसमें सिर्फ हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी जो है उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या असबाती माशियात में स्टडी करते हैं, जिसके दो हिस्से हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स या जो जुज़ियाती माशियात आपने पढ़ी है, तो इसमें ये क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द स्मॉल यूनिट्स या पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि इसमें हम इकोनॉमी के स्मॉल यूनिट्स का जो है मुतालिया करते हैं। इकोनॉमी के अलग अलग से डिफरेंट यूनिट्स को इंडिविजुअल उनका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, आपने सारिफ का रवैया पढ़ा, फर्म्स बिहेवियर, एक फर्म का बिहेवियर, और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में हमने स्टडी किया, सप्लाई के बारे में हमने स्टडी किया, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कैसे डिटर्मिन होती है। इस तरह से हमने ये इंडिविजुअल जो यूनिट्स थे इकोनॉमी के अलग अलग से उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कुलियाती माशियात कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक जो स्टडी अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी, इसमें हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। इकोनॉमी के एग्रीगेट्स को इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। एग्रीगेट्स मीन कि हम डिफरेंट जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनका कलेक्टिव बिहेवियर हम इसमें स्टडी करते हैं। और इसके अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ माशी मसाइल हैं उसको हम मुल्की सतह पर देखते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर देखते हैं, और पूरी जो इकोनॉमी है उसको एज अ होल हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सकते हैं, उनसे निमट सकते हैं, और किस तरह से पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। यानी कि कलेक्टिवली पूरी इकोनॉमी को एज अ होल हम इसके अंदर स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल हम जो यूनिट्स हैं उनको हम स्टडी नहीं करते, बल्कि तमाम जो यूनिट्स हैं इकोनॉमी के उसकी कलेक्टिव स्टडी करते हैं, कलेक्टिवली उनको स्टडी करते हैं। तो अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखें। ये नेशनल इनकम हम इसमें स्टडी करेंगे। मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। टैक्सेस के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सरमायाकारी या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम स्टडी करेंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी ये हिस्ट्री है। ये देखें, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आगाज़ किस तरह से हुआ, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ही सिर्फ क्यों स्टडी करते हैं, हम क्यों नहीं स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी साथ स्टडी करते हैं। तो क्यों करते हैं ये स्टडी? तो ये देखें, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, जिसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जे.बी. से ने ये थ्योरी दी थी लॉ ऑफ मार्केट्स के बारे में। उसने ये बताया था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, और कोई भी चीज़ जो पैदा होती है वो सेल हो जाती है, और कोई भी चीज़ बिन बिके नहीं रहती, जिसकी वजह से ना तो किसी को लॉस होता है और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है, और तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं। कोई भी रिसोर्स जो होते हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं रहते।
लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की ये थेरी थी ये 1929-30 से पहले तक ही यूज़फुल थी। 1929-30 में जो क्लासिकल थेरीज़ थी वो जो है वो फेल हो गई और हमने देखा कि पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के हालात पैदा हो गए हैं। तो ये 1929-30 का जो पीरियड था ये इकोनॉमिक हिस्ट्री में बहुत ये एक रिमार्केबल पीरियड है और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये पीरियड है टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में बेरोज़गारी के हालात पैदा हो गए थे। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थेरी थी उसके मुताबिक उनका ये ख्याल था कि इकोनॉमी में बेरोज़गारी पैदा नहीं होती। लेकिन 1929-30 में जब बेरोज़गारी के हालात पैदा हुए तो उसके बाद जो है फिर J.M. केन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 1936 में एक बुक लिखी और उन्होंने जो ये वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया उन हालात को देखते हुए उसने बुक लिखी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस बुक में उसने फिर एनालिसिस किया कि जो ये बेरोज़गारी के हालात क्यों पैदा हुए हैं, क्योंकि उससे पहले इस किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, बेरोज़गारी पैदा होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उसने इसको स्टडी किया कि बेरोज़गारी के हालात कैसे पैदा हुए हैं, उसकी क्या रीज़न्स हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ज़रिए। तो उसके बाद जो है फिर मैक्रो इकनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया कि इकनॉमिक्स को इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि हम ये जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है और इन्फ्लेशन है, इन हालात से हम निमट सकें। क्योंकि अगर हम जो मुख्तलिफ इकनॉमिक एजेंट्स का इंडिविजुअल बिहेवियर अगर हम स्टडी करते रहेंगे तो हम कलेक्टिव जो इश्यूज़ हैं उसको हम स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये किसी भी इकोनॉमी के ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको स्टडी करने के लिए हमें मैक्रो इकनॉमिक्स को स्टडी करना ज़रूरी है। तो इस बुक में हम मैक्रो इकनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सारे स्टडी करेंगे।